अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मैं बात करूंगी माली इन्हिसार के बारे में, यानी कि फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंसी के हवाले से। जैसे अपने बच्चे वालिदैन पर जो है ना इन्हिसार करते हैं, ऐसे ही कुछ माएँ या हमारी बहनें बेटियाँ भी घर के सरबराह पर डिपेंड करती हैं। तो उसी के कुछ पहलू हैं जिस पर मैं आज बात करना चाह रही हूँ कि ये कैसे हमारी ख़ुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स को मुतासर कर रही होती हैं और इसके मुतालिक कैसे कैसे मसले जन्म लेते हैं और उनका हल किस तरह निकाला जा सकता है। बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत गौर से सुनना है आप लोगों ने। पहली चीज़ तो ये है कि ये मौजू हमारे माशरती निज़ाम को और उसकी पेचीदगियों और फ़र्द की ज़ाती आज़ादी के तवाज़ुन को सामने लेकर आता है। इसीलिए भी इसके पहलुओं को समझना ज़रूरी है, क्योंकि माली इन्हिसारी हमारे निज़ाम की मजबूरी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और जब हम माली इन्हिसार की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि एक फ़र्द की माली ज़रूरियात और ख़र्च का जो इन्हिसार है वो दूसरे फ़र्द पर या आम तौर पर जिसको कहा जाता है वो शरीक हयात पर होता है। और ज़्यादा मुतासिर इसमें हमारी ख़वातीन होती हैं। हम देखते हैं कि जिनसे हम अपना जेब खर्च या फिर ज़रूरत की किसी चीज़ के लिए भी पैसे लेते हैं या लेती हैं, अमूमन हमें बहुत झिझक महसूस हो रही होती है और अगर हमें पैसे ना मिले तो हमें फिर महरूमी का एहसास होता है और अपना आप बेबस महसूस हो रहा होता है। ऐसी सूरत हाल से ताल्लुकात में पेचीदगियाँ आती हैं और वो ताल्लुक़ मियाँ बीवी का हो, माँ बाप बच्चों का हो, इसमें रुकावटें ज़रूर आती हैं। लेकिन अगर इसको समझा जाए और मामलात को सही तरीके से इंतज़ाम किया जाए उन चीज़ों का, तो हालात कदरे बेहतर रहते हैं। सबसे पहले ये समझे कि ऑटोनॉमी यानी कि ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी फ़र्द वाहिद के लिए हो सकता है। ये जो ख़ुद मुख्तारी होती है ना, ये हमें अपने फ़ैसले ख़ुद करने की आज़ादी देती है और हमारे एतमाद को भी बढ़ाती है। माली इन्हिसार के बावजूद हम अपनी माली ज़िम्मेदारियों को समझने और उन पर नज़र रखने की भी कोशिश कर सकते हैं। मसलन अगर आप शौहर के कहले के ख़र्चे के ज़िम्मेदार है आपका शौहर, तो आप बजट बनाएं, उसमें बचत करें और माली मनसूबाबंदी ज़रूर करें ताकि शौहर को इसका मसला ना हो और इतना ख़र्च करें जितना वो बआसानी अफोर्ड कर सकता है, ये उसकी जेब पर भारी ना पड़े। और दूसरी बात ये कि ख़वातीन कोशिश करें कि वो इस चीज़ को पहले से समझें और ख़ुद कोई ना कोई ऐसी स्किल्स ज़रूर हासिल करें या तालीम लें कि वो अपने अखराजात जितनी भी हो वो ख़ुद उठा सके, ख़ुद बेयर कर सके, जिसके बारे में हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बता भी रहे होते हैं कि किस तरह आप घर पर रह के स्किलफुल चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपकी डिग्निटी आ जाती है, यानी कि आपकी इज़्ज़त नफ्स आ जाती है। आपको इसकी भी हिफाजत खुद ही करनी है। कैसा भी माली इन्हिसार आपकी इज़्ज़त नफ्स पर जो है ना मनफी असर ना डाले। और अगर इसी का एक और पहलू देखा जाए ना, तो एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही। अब जहाँ ये माली इन्हिसार हमारी बेबसी है, वही ये हमारे लिए एक इनाम भी है जो हमारा इस्लामी निज़ाम हमें देता भी है। ये ताल्लुकात की मोहब्बत और एतमाद को भी बढ़ाता है, ना कि सिर्फ हमारी इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी हमसे छीनता है, बल्कि एक मशहूर लिखारी का कॉल है कि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी खुदी की कदर करने के लिए कोशिश करते हैं, ना कि वो जो दूसरों की नज़र में हमारे लिए होती है। तो इसका ताल्लुक़ भी हमारी अपनी ज़ात से होता है। आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त बरकरार रखते हैं, इसीलिए आप माली इन्हिसार के साथ भी घर में ऐसा माहौल रख सकते हैं जो बहुत ही खुशगवार हो, जहाँ उस इन्हिसारी का एहसास भी ना हो। अपनी एफ़र्ट्स ऐसे लगाएं कि सामने वाला जो है उसे अपने ऊपर हकीकी फ़र्ज़ समझे और वो ख़ुद आपके लिए अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ करना चाहे। अब इसमें हमारी आपसी गुफ्तगू बहुत अहम किरदार अदा करती है। अपनी माली ज़रूरियात और तवक्कुआत पर खुलकर एक दूसरे से बात करें। अपने हम सफ़र से ये तवक्को करें कि वो आपकी जो ज़रूरियात हैं और ख़्वाब हैं उनको समझेगा। ये सब बातें एक सेहतमंद ताल्लुक़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सारी जितनी भी प्लानिंग होती है ना, मिलजुल कर हो रही होती है, जिसमें दोनों फ़रीक़ की ज़रूरियात भी पूरी हो रही होती है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि जैसे भी हालात हों, आप अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, यानी कि ज़ाती तरक्की पर समझौता आप कभी भी ना करें। इसे अहमियत दें और रोज़ाना ग्रो करने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं,
ख़ुद को बेहतर बनाएं। इससे ऐन मुमकिन ये है कि आप ख़ुद माली तौर पर ख़ुद मुख्तार बन जाएंगे, हर माह चंद हज़ार पैसे बनाने में आप कामयाब भी हो जाएंगे। और याद रखें कि जो माली इन्हिसार की हालत में भी आपकी ख़ुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स बरकरार रह सकती है अगर आप उसे पॉजिटिव अंदाज में देखें और अपने ताल्लुकात में खुले दिल और दिमाग के साथ काम करने की कोशिश करें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस तरह ख़ुद को भी मजबूत बनाना है और आपका जो सर्कल चल रहा है, आपका जो निज़ाम चल रहा है, उसको भी आपने मजबूत बनाना है। तो ये आज का ख़ास तौर पर मेरा पैगाम था कि किस तरह आपने ख़ुद के ऊपर डिपेंड करना है, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड करना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आप कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ना टैलेंट और सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। ये आज हम जिस शख्सियत को आपसे मिलवा रहे हैं वो ना सिर्फ स्पेशल पर्सनस के लिए एक मिसाल है, बल्कि जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ सही दिया होता है लेकिन वो किसी मसीहा के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि कोई आएगा तो उनके लिए कुछ करेगा। उनके लिए आज की जो शख्सियत हैं जिनका नाम ज़हरा बतूल है, उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है। ज़हरा एक राइटर हैं, 3 किताबें लिख चुकी हैं, एक फ़िल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और फोरम्स पर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जा चुकी हैं। और सच्ची बात यह है कि उनकी जो पर्सनालिटी की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं ना, हम सब के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल है। तो उनसे ही जानेंगे कि कैसे वो डिसेबल पर्सनस के लिए काम कर रही हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किसी भी माजूरी को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने देने वाली ज़हरा बहुत से लोगों का खुद हौसला कैसे बनी है। तो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ज़हरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हरा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई। और सबसे पहले तो आपके बारे में आप ही से जानना चाहूँगी, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, हाउ इट हैपेंड और किस तरह आपने अपने करियर का आगाज़ किया। So it happened in 2011. It was very drastic. मुझे एक सिंपली बाजू में पेन स्टार्ट हुआ था। अच्छा। जो कि इवेंचुअली ठीक नहीं हुआ। आई वेंट टू सी द डॉक्टर्स एंड आई हैड अ रॉन्ग डायग्नोसिस। सो द डॉक्टर डायग्नोस्ड कि आई हैड ट्यूबरक्लोसिस। तो वो मेडिसिन, आई वाज टेकिंग दैट मेडिसिन एंड एक दिन आई स्लेप्ट एंड द अदर डे आई वोक अप विद अ पैरालाइज्ड बॉडी। तो वो एक बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ थी, समझ ही नहीं आ रहा था। एक इमरजेंसी में मेरी बायोप्सी हुई और पता चला कि मुझे जॉइंट सेल ट्यूमर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर नेक पे होता है। अच्छा। लोगों को बाजू पे हो जाएगा, गोडों पे हो जाएगा, बट मुझे उस जॉइंट पे हुआ जो नेक और बैक के बीच होता है। और बहुत क्रिटिकल था। और प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जो सर्जन थे उन्होंने बायोप्सी ही नहीं की, उन्होंने मेरी एक बोन का पार्ट भी बीच में से निकाल दिया विदाउट कंसेंट। अब वो चीज़ और क्रिटिकल हो गई और आई हैड टू हैव अ डीकम्प्रेशन, क्योंकि डॉक्टर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैंसर नहीं है। ही थॉट दैट आई हैड कैंसर बट इट टर्न्ड आउट रॉन्ग। तो फिर एक सर्जरी हुई जिसमें भी वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाए। एंड उन्होंने बोला कि अगर हम इसको अप्रोच करते हैं आपके फ्रंट से, there is no chance you're going to recover, it's a dangerous surgery. My parents didn't go for it और फिर we decided to go for rehab. और rehab यहाँ था नहीं और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे एक completely stiff body के साथ घर भेज दिया। So my journey started the day when my parents wanted to stuff me in the car, कि बैठ जाऊँ मैं किसी तरह गाड़ी में। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की केयर की कोई अवेयरनेस है, ना रिहैबिलिटेशन की कोई अवेयरनेस है। तो या दैट वाज द स्टार्ट। मतलब ये बोर्न डिजीज नहीं थी, बोर्न डिसेबिलिटी नहीं थी, ये 2011 में आपको स्टार्ट हुई विद द नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। यस यस एब्सोल्युटली। और ये लाहौर में हुआ था सारा सब कुछ, ये सिनेरियो, डॉक्टर्स और सर्जरी, हर चीज़ ये लाहौर शहर में जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे हर जिद्दत की चीज़ मौजूद है, जहाँ पर बाकी शहरों से भी लाहौर आते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें भी, नेग्लिजेंस से भी इस तरह आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और सिर्फ एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज़ हुई है। तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपना करियर परसू किया, आप आगे बढ़ी और आज आप उन लोगों के लिए एक मिसाल बनी, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो डिसेबल है, हम सब के लिए आप एक मिसाल हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी एज अ वुमेन। तो करियर कैसे स्टार्ट किया फिर आपने अपना, और करियर में क्या क्या चीज़ें जो है आपने परसू की थी? एक्चुअली
जब मैं स्टार्ट हुई तो आई टुक 7 साल, 7 साल तक ईजी नहीं था, बिकॉज आपकी बॉडी ही आपसे एलियन हो गई होती है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ना कोई डॉक्टर है जो गाइड कर रहा है, ना कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके मैं कहूँ मुझे ठीक कर दें। तो A to Z रिहैब खुद ही मैनेज करना पड़ा। आप खुद ही डॉक्टर्स के पास जा रही हो, खुद ही फिजियोथेरेपिस्ट और चीज़ें। तो माय पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको भी बेचारों को क्या ही पता होना था, हम सब नए थे इस प्रोसेस में। तो स्लोली उस पॉइंट तक पहुंची जहाँ पे एक उनका यहाँ नाम लेना चाहूँगी, डॉक्टर मोहसिन, उन्होंने मुझे पेन पकड़ना सिखाया। अच्छा, ओके। जिस दिन मैंने पेन पकड़ के पहली दफ़ा अपनी सर्जरी के बाद लिखा ना, उस दिन मुझे लगा अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब ख़त्म है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर एग्ज़ाम्स दिए। अच्छा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी हुई थी बिकॉज मैं पेन तो पकड़ नहीं सकती थी। तो जिस दिन मैंने पेन पकड़ा, मैंने उसी दिन से तैयारी स्टार्ट की। मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने कॉलेज किया, मैंने प्राइवेटली BA किया। अच्छा। और इसी दौरान मुझे एक इनविटेशन मिला, जो एक इवेंट था यहाँ पे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का। तो वहाँ मुझे मेरी मेंटोर मिली, मिस साइमा अशरफ। अच्छा। उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्न कर सकते हो और घर पे बैठ के आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। जी, मुझे आइडिया ही नहीं था। अच्छा। और एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एज अ वुमन इन पाकिस्तान, अगर मुझे एक वो पैसेज मिला जहाँ पे मैं एम्पावर्ड फील कर सकती हूँ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो आज भी वो पहला 500 जो मैंने कमाया था ना, उसकी पिक्चर मेरे पास है, वो है मेरी इंस्पिरेशन। तो मैंने वहाँ से राइटिंग स्टार्ट की, राइटिंग की, ब्लॉगिंग की, और मैं तकरीबन 4-5 साल यही करती रही। और मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अर्न करती थी। वहाँ से मुझे मैंने क्योंकि अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो मुझे स्टोरीज का बचपन से शौक था, इवन बिफोर आई गॉट डिसेबल्ड। अच्छा। तो मैंने एक स्टोरी पब्लिश की जिसपे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत लोगों ने कहा दोबारा लिखो, ये तो बहुत अच्छा है। और तब मुझे रियलाइज हुआ मैं लिख सकती हूँ, ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, मैं एग्जीक्यूट भी कर लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने एक नॉवल लिखी जो मैंने खुद प्रिंट करवाई। मैंने 30 कॉपीज करवाई। मुझे लगा मेरे फैमिली और फ्रेंड्स होंगे। अच्छा। बट माशाल्लाह इवेंचुअली आई सोल्ड 100 कॉपीज ऑफ दैट बुक। या और फिर उसके बाद मुझे रिव्यूज़ और फीडबैक ऐसे मिले, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं हूँ ये बैक इनटू व्हिच ईयर? इट हैपेंड इन 2020। अच्छा, 2020। ओके। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने एक और बुक लिखी है, और इसी दौरान मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया स्क्रीन राइटिंग का। ओके। मुझे कहानी कहने का शौक था, तो ये भी एक पैसेज था, तो मैंने कहानी कहने के लिए ट्रेनिंग ली। ठीक है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड अ बिट ऑफ माय एफर्ट्स, मुझे इंटरनेशनली लोगों ने रीच आउट किया। सही। वो मुझे अपनी किताबें देते थे, मैं उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करती थी, मैं अपने आइडियाज़ देती। तो मुझे जैसे कहते हैं ना, डॉलर्स में जब पेमेंट मिली, और मुझे पता चला ओके ये स्किल, ये मेरे दिमाग में नहीं है, ये हो रहा है, ये मैं कर सकती हूँ। और फिर होता ये था कि जब आप फ्रीलांसिंग में स्क्रीन राइटिंग करते हो ना, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता। स्क्रीन पे आपका नाम नहीं आता है। ट्रू। तो वो एक अंदर का जो राइटर था ना, वो चाहता था कि उसका नाम आए। अच्छा। तो काम करती गई, और इवेंचुअली मुझे डिसेबिलिटीज़ के लिए भी कहानी कहनी थी, अपनी कहानी कहनी थी। तो मैंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म लिखी, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थी। ओके। और फ्रीलांसिंग के उस प्रोस्पेक्ट के जरिए आई वाज एबल टू प्रोड्यूस इट। फर्स्ट फिल्म थी? जी, वो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी जो कि प्रोड्यूस हुई, जो कि अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और वो दुशांबे में ताजिकिस्तान में प्रीमियर हुई। इस साल वो कोरिया चलेगी, कोरिया फिल्म फेस्टिवल में, ब्राज़ील में चलेगी। तो वो फिल्म जो है उसने मुझे एक्सपोजर दिया दैट नाउ आई एम अ प्रोड्यूस्ड राइटर। और नाउ माय सेकंड फिल्म इज कमिंग सून। आई वर्कड विद, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल महरोज अमीन का है। ही इज़ अ फिल्म मेकर फ्रॉम लाहौर। एंड जब मैं उनको मिली थी तो तब मैं स्क्रीन राइटिंग ये करती थी। ठीक है। पर उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ कैसे काम होता है, कैसे लिखना है, हाउ टू राइट बेटर स्टोरीज अकॉर्डिंग टू इट। तो वो काम करते करते मैं उनकी कंपनी का पार्ट बनी, जो कि चल फिर सिनेमा है। और हम दोनों ने ही मिलके वो फिल्म प्रोड्यूस की। और जो मेरी अपकमिंग फिल्म है वो भी उन लोगों के साथ, वो भी उन्हीं के साथ है।
लेकिन फिर भी आपका हौसला देख के ज़हरा और आपकी बातें सुन के लिटरली सिर्फ मुझे ही नहीं हौसला मिल रहा, बल्कि जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें भी हौसला मिल रहा है। और जिस तरह आप काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, उन लोगों के लिए, हैट्स ऑफ टू यू। आप जैसे लोग हमें और भी चाहिए ताकि उन लोगों को जो है आगे मोटिवेट किया जाए जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू एंड आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, कंक्लूडिंग नोट, मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे ना तो आपका बच्चा आप पे बर्डन नहीं रहेगा। तो अगर आपका कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो आप कोशिश करें, आप उसको सपोर्ट करें, वो आपको ज़रूर that person, that child will make you proud. And thank you to my parents कि उनकी वजह से आज मैं आप यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ज़हरा बतूल हमारे साथ मौजूद थी जिनकी जर्नी हमने जानी है। और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इंसानी जिस्म में ना मुख्तलिफ वाइटामिन्स की कमी बेशी सेहत और तंदुरुस्ती पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और उनमें जिंक को भी एक इंतहाई अहम एलिमेंट तस्वुर किया जाता है। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक जिंक की कमी सेहत के कई मसाइल का सबब बन सकती है, जिनमें हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम की कमज़ोरी है, ज़ख्मों का मुंदमिल ना होना, बेहतर नशोनुमा का ना होना इसकी वजह से होता है। और जल्द के बहुत से जो मसाइल हैं वो भी उन मसाइल में शामिल हो जाते हैं। जिंक हमारे बहुत से जिस्मानी अफ़ाल बशमूल DNA की तरकीब और सेल डिवीज़न, प्रोटीन, मेटाबॉलिज़म और एंजाइम की सरगर्मियों के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। जिंक का इस्तेमाल ना सिर्फ नौजवानों बल्कि उम्र रसीदा अफराद की सेहत बेहतर बनाने में भी एक नुमाया किरदार अदा करता है। तो जिंक की कमी की वजह से क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं और जिंक की कमी किस तरह पूरी की जा सकती है, कौन कौन सी चीज़ों के अंदर जिंक मौजूद होता है जो कि हम नेचुरली उनसे डराइव कर सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा उतनी तादाद में, उतनी मिकदार में नहीं मिल रहा तो हमें फिर किस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मरियम अजीज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन स्टूडियो में मौजूद हैं। मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम, सबसे पहले तो बताइए जो जिंक है वो थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं अपने देखने वालों को, तो थोड़ा आप बता दें कि काम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, किन चीज़ों के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है हमें। जिंक बेसिकली एक मिनरल है और मिनरल जो है वो मोस्टली यूज़ होता है हमारे DNA के अंदर। अच्छा। जो सेल है उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आयरन के साथ जिंक का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप आयरन ले रहे हैं, जिंक की डेफिशिएंसी है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा स्किन की जो डेवलपमेंट है उसमें जिंक का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा। तो अक्सर लोग जिनको जिंक की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर ना एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा इज़ लाइक कि जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है। जैसे सर्दियों में हम कहते हैं ना कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और ऐसे पैचेस बन जाते हैं, तो वैसे उसके ऊपर ना एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है। बट इट इज़ नॉट एक्जिमा, वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो जब हम उसके ऊपर स्टेरॉइड्स लगा रहे होते हैं, क्रीम्स वगैरह लगा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल बेहतर नहीं हो रहा होता। तो तब हमें पता चलता है कि दैट इज़ जिंक की डेफिशिएंसी और वो कोई वेदर चेंज या कोई स्किन की जो है ना उसकी वजह से नहीं हुआ। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, डेवलपमेंट में जो है ना वो जिंक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपकी बोन मैरो, स्पाइनल कॉर्ड, आपका ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो तो जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें जो है वो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती, उनकी मेंटल रिटार्डेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना जिंक बेसिकली हमारे हर मेटाबॉलिज्म में जिंक यूज़ हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज हमें इस तरह से पता है कि हमारे पास कैल्शियम है, विटामिन सी है या फिर हमारे पास आयरन है, तो उसके अलावा हमें इतने ज़्यादा मिनरल्स के बारे में नहीं पता है। तो जिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल और उसको जो है वो आप उसकी कमी को पूरा करें खाने से या फिर सप्लीमेंट से, बिकॉज वो आपको बॉडी में खुद ब खुद नहीं बनता। लेकिन इसकी कमी होती क्यों है, किस वजह से इसकी कमी हो रही होती है? बेसिकली जैसे एक नॉर्मल पर्सन है उसमें इतनी जल्दी जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होती। अच्छा, नहीं होती है। ओके। ज़्यादातर जिंक की डेफिशिएंसी होती है बच्चों में
हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खा रहे होते, जैसे बाहर से चिप्स खा लिए, जंक फूड खा लिया, तो उसमें जिंक नहीं होता। उसके बाद ज़्यादातर जिंक की डेफिशिएंसी उनमें होती है जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा। जैसे एसिड रिफ्लक्स हो गया, या आपको अल्सर्स हो गए, या आपकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो रही बॉडी के अंदर, किसी को कोई ऐसा मसला है कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, या उनको जो है वो डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जैसे, उनमें डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो आपका जब तक मिनरल एब्जॉर्ब होगा तब तक आपको जो है वो डायरिया से आपको मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जिंक की डेफिशिएंसी उनमें होती है। इसके अलावा ओल्डर एज में जो है वो, क्योंकि आप खाना ज़्यादा नहीं खा रहे, हजम ज़्यादा नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो उनमें जो है ना वो जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनमें जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है, दैट इज़ वीगन या वेजिटेरियन। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जिंक है वो हमें ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसका वो मीट या पोल्ट्री से मिलता है। तो अगर हम वही उसमें से निकाल देंगे तो फिर वेजिटेबल से मिलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो वो लॉन्ग टर्म में अगर हम लेके चलें तो वीगन या वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो क्या ये ख़वातीन में भी जिंक की कमी पाई जाती है? बिकॉज आयरन की कमी तो ख़वातीन में होती ही होती है, तो क्या जिंक की कमी भी फीमेल में होती है कि नहीं? जिंक की कमी इस तरह से है कि जिंक की कमी मर्दों और औरतों में बराबर होती है। अच्छा। उसमें उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, बस ये है कि मर्दों को थोड़ा जिंक ज़्यादा चाहिए होता है बिकॉज उनके मेटाबॉलिज्म और उनकी बॉडी वेट के हिसाब से, और औरतों को जो है वो कम चाहिए होता है। अच्छा। तो उस हिसाब से ये है, लेकिन दोनों में जो जिंक की डेफिशिएंसी है वो बराबर ही होती है। लेकिन औरतों में ये है कि जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद उनमें क्योंकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो फिर जो है वो थोड़ी सी आयरन की, जिंक की डेफिशिएंसी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है उनमें। तो ये जो मिनरल है या विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है? अच्छा, मिनरल जो है ना वो वाटर या फैट सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा। वो विटामिन्स होते हैं। ओके। मिनरल इज़ अ थिंग जो कि आप समझ लें जैसे हम कहते हैं ना कि नमकियात टाइप चीज़, तो मिनरल इज़ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो जैसे हमारे पास कोई मेटल हो गया, तो उसमें मिनरल पाया जाता है, तो मिनरल जो है वो हमें वहाँ से मिलता है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि मदर फीड के ऊपर होते हैं, तो मदर फीड में जो है ना वो जिंक बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है। अच्छा। तो हमारा इस तरह से है कि हम बहुत बहुत देर तक जो है वो जो बच्चे मदर फीड पे रहते हैं तो उनमें भी जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए भी फिर ये है कि बच्चों को या तो हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं या फिर खाना स्टार्ट करवाते हैं, उनको जो सॉलिड फूड है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। तो फिर कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसकी वजह से जिंक की कमी पूरी हो सकती है? सबसे पहले तो जो जिंक की कमी है उसके लिए आप मीट स्टार्ट करते हैं, बीफ खाएं, मटन खाएं। सबसे अच्छा जो सोर्स है जिंक का दैट इज़ सी फूड। सी फूड में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो हमारे पास क्लैम्स होते हैं, शेलफिश होती है जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, या ऑयस्टर्स होते हैं। जिंक सबसे ज़्यादा ऑयस्टर्स में पाया जाता है। वो तो यहाँ पे नहीं खाए जाएंगे और ना ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मछली मिलती है या बाकी चीज़ें जो मिलती है उसमें क्या पाया जाता है? जिंक। हाँ, मछली जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। और एक ये चीज़ है कि पाकिस्तान में गर्मियों में मछली नहीं खाई जाती। नहीं खाई जाती। वो कहते हैं कि गर्म होती है, लेकिन मछली जो है दैट इज़ अ वेरी गुड लीन प्रोटीन का वो सोर्स है, और उसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जितनी भी हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे पास स्पिनच हो गई या फिर खीरे हो गए, हमारे पास पालक हो गई, साग हो गया सर्दियों में, उनमें जिंक बहुत ज़्यादा होता है। और जो दालें हैं, दालों के अंदर भी होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मीट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, इनमें थोड़ा सा कम, थोड़ा सा होता है। तो अगर आपने दालें वगैरह पे शिफ्ट करना है तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन फिर उसकी अमाउंट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जब अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो फिर कैलोरीज और फिर वेट गेन का भी मसला होगा। तो प्रोटीन जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरा, प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो अगर इसीलिए हम डाइट में ज़्यादातर हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। और प्रोटीन जो है ना वो आपको एक पावर बूस्ट भी देता है, दूसरा वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपने जिंक, एक और बहुत अच्छा तरीका है कि आप ग्रीक योगर्ट ले लें, और अगर ग्रीक योगर्ट आप नहीं अवेलेबल तो जो सादा दही मिलता है उसको हम कपड़े में डाल के रख देते हैं, तो वो सारा पानी जो है ना वो निकल जाता है, और जो बाकी योगर्ट बच जाता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रीक योगर्ट एट होम। तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें जिंक भी होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें, मतलब जो फैट होता है वो निकल जाता है।
जी, और उसमें जितना भी पानी की क्वांटिटी, वे प्रोटीन जो होती है ना वो सारी निकल जाती है, तो बाकी जो अच्छा मिनरल कंटेंट सारा रह जाता है, वो जो है आपके पास वो रह जाता है। तो आप घर में आराम से ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं, आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक आज अच्छी रेसिपी हमें मनीम ने बताई है कि आप घर में किस तरह ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपने जैसे कहा कि मीट बड़ा अच्छा सोर्स है जिंक का, बट अब जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं या जिनको हार्ट डिजीज़ होती है, जिन्होंने ये नहीं खाना होता क्योंकि इसमें फ़ैट भी मौजूद होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो क्या करें? वो उनके लिए तो यही बेस्ट है कि चिकन और फिश खाएं। अच्छा, क्योंकि फिश जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि मैंने बताया ना सी फूड बहुत अच्छा सोर्स है। अब ज़्यादातर अवेयरनेस आ गई है, अब यहाँ पे प्रॉन्स या फिर ऐसी जो है ना चीज़ें स्टार्ट हो खाई जा रही हैं। हाँ। लेकिन ये है कि फ़िश इज़ अ वेरी गुड सोर्स, चिकन इज़ अ वेरी गुड सोर्स। तो उसके अलावा अगर आपने प्रोटीन में चीज़ इंक्लूड करनी है तो वो लोबिया है। लोबिया भी बहुत अच्छा सोर्स है। वाइट वाला या रेड वाला? रेड वाला लोबिया। लोबिया की जितनी भी किस्में हैं ना सारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और प्रोटीन के साथ साथ जिंक, आयरन, विटामिन सी, आपको हर चीज़ वहाँ से मिल रही है। तो जो है ना वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं, और सब्जियों में वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, स्पिनच बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो फिर हम ये करते हैं कि फिर हम सप्लीमेंट्स उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाएँ। और सप्लीमेंट्स भी हम ऐसे नहीं रिकमेंड करते बहुत ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि जिंक एक मिनरल है, और मिनरल हम अगर ज़्यादा लें तो उसकी वजह से फिर बॉडी में टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और टॉक्सिसिटी के फिर साइड इफ़ेक्ट्स में ये आता है कि आपको डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरल सोर्सेज से लें। अच्छा, तो बच्चों को फिर क्या करें? बच्चे तो ना ही मीट खा रहे होते हैं, ना ही वो वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं, उनमें भी अगर कमी है तो फिर उनको किस तरह पूरी करें? फिर सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं बच्चों के लिए? पहले तो यही कोशिश करें कि थोड़ी सी सब्जियां वगैरह दें। सब्जियों का एक सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उनको प्यूरी फॉर्म में स्मूदीज़ बना के दे दें। बच्चों को स्मूदीज़ और मिल्क शेक्स बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, तो आप उसमें चीनी ना डालें, उसकी जगह आप उसमें खजूरें डाल सकते हैं, उसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो वो योगर्ट के साथ उसको ब्लेंड करके देते हैं। अब योगर्ट में भी जिंक है। उसके बाद हम उसमें जो है वो ख़ास तौर पे स्मूदीज़ में जो है ना वो हम पालक डाल सकते हैं, क्योंकि पालक का कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, और पालक जो है वो स्मूदीज़ के साथ बहुत अच्छा जाता है। बॉयल करके या नहीं, बिल्कुल कच्ची पालक अच्छा। आप डाल दें, तो वो उसके अंदर भी जिंक की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और पालक आप थोड़े से क्वांटिटी से स्टार्ट करें, ये नहीं कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने। तो थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करें तो आपको उसका टेस्ट इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट डिवेलप हो जाता है। साथ में कोई फ्रूट डाल दें, योगर्ट डाल दें, थोड़ा सा मीठे के लिए अगर आपने डालना है आप हनी डाल दें, या फिर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, तो वो एक स्मूदी टाइप बन जाएगी, आप वो दें। उसके बाद अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो बच्चों को कोशिश करें कि जैसे वो स्टीम्ड चीज़ें बनती हैं वो आप बना के दें। कटलेट्स वगैरह घर पे बनते हैं, या फिर कबाब बन जाते हैं, वो शौक से वो बच्चे खा लेते हैं। हाँ। या फिर जो है वो रोस्ट बन जाता है घर पे, स्टीम रोस्ट हो जाता है आराम से, तो वो ऐसी चीज़ें बच्चे खा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सालन। तो अगर वो देंगे तो उससे उनकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में बहुत सवेयर है तो फिर बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं कि सप्लीमेंट्स जो है ना, लेकिन वो भी फिर देखना पड़ेगा कि किसको रिकमेंड कर रहे हैं, किसको नहीं। और वो उसकी एज क्या है? एज ब्रैकेट भी तो हमें देखनी है ना, उसमें बड़ा ज़रूरी है। वो डिफरेंट होती है। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए फिर ये है कि सिरप्स वगैरह आते हैं जिंक के, वो रिकमेंड करते हैं। अगर कोई एल्डोलेंस की स्टेज पे है, जैसे 10 या 15 एज का है, तो फिर उसको सप्लीमेंट्स डिफरेंट देखते हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स। अच्छा, दूसरा आजकल जैसे बहुत सी चीज़ें निकली हुई होती है ना, ये वाला जूस पिए, ये वाला जूस पिए, ABC जूस भी है जैसे, जिसमें एप्पल, कैरेट और बीट फ्रूट है, तो इसमें भी क्या हमें जिंक की जो क्वांटिटी है वो मिलती है? हाँ, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर किसी से मिल जाती है, उसका मसला नहीं है। लेकिन यही है कि क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम होगी। तो अगर आप ABC जूस घर पे बना रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर बिल्कुल एक चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और आपको थोड़ी अमाउंट में मिल रही है, तो आप थोड़ी अमाउंट में ही ले लें। तो ABC जूस ले सकते हैं आप। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो जैसे क्यूकम्बर सैलड है, उसके अंदर भी आप सीड्स डाल लें। अच्छा। और चिकन डाल लें, अंडे डाल लें, अंडे के अंदर भी जिंक बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, तो वो भी बहुत ज़्यादा। तो अगर जो लोग रोज़ाना एक अंडा खाते हैं उनके अंदर भी मतलब वो फिर उतनी क्वांटिटी मौजूद होती है जिंक की जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर पर डे? अंडा एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर
हर चीज़ मौजूद है उसके अंदर, एवरी मिनरल एंड एवरी विटामिन मौजूद है। इसीलिए जितने भी मेरे तो जितने भी क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स आते हैं उनको मैं कहती हूँ कि आपने अंडा नहीं छोड़ना। गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ, अंडा जरूर खाना है, अंडा रोज खाना है, क्योंकि अंडे के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, एवरीथिंग जो है वो मौजूद होती है। और खास तौर पे जर्दी में जो है बहुत ज्यादा चीजें, जर्दी नहीं आपने निकालनी है, जर्दी के साथ पूरा होल एग खा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपका वेट गेन नहीं होगा। ये एक होल कह लें कि मिनरल्स एंड विटामिन का पैकेज है जो आप खा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन रही हमारी मरियम के साथ, बड़े अच्छे टिप्स हमें दे के जा रही है मरियम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात करते हैं जिंक की डेफिशिएंसी के हवाले से कि उसको किस तरह पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ लाहौर के बारे में ही बात कर लेते हैं। आए रोज़ हम कुछ नई चीज़ें सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि हुकूमत पंजाब कोई नई चीज़ें लेकर आ रही है जिसके बारे में चहमगोइयाँ भी सुनी जाती हैं या की जाती हैं। तो इस दफ़ा जो एक नई चीज़ हमारे सामने आई है उसको आप कह सकते हैं कि वो अपनी नोयत का एक नया फ़ैसला लिया गया है। ख़ास तौर पर पहले हमने देखा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसके फ़िटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से कि वो फ़िट है या नहीं है, वो चलने के काबिल है या नहीं है, उसके पास उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तभी वो जो है सड़क पर हमें नज़र आएगी। लेकिन अब जो है जो प्राइवेट मालिकान है, मतलब जिनके पास अपनी गाड़ी मौजूद है, उनके लिए भी फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया है और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि उनके पास भी उनकी गाड़ी का फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये अपनी नोयत का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा और नुकसान किसको होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा ये कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से ई बाइक स्कीम का ऐलान भी किया गया है। उस हवाले से क्या क्या कैटेगरीज़ हैं, किन किन को वो बाइक्स मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्या उसके लिए तयन किया गया है। दूसरा ये कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो क्या है, नई कोई पॉलिसीज़ लाई गई हैं इस 5 महीने की हुकूमत के अंदर ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज़ हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है। हमें नई बसेस चाहिए, हमें नए रूट्स चाहिए जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का कह लें कि हम सफरी सहूलियात से हम महरूम हैं फ़िलहाल, तो अभी अगर कहा जाए, जिसकी वजह से हमारा माहौल भी ख़राब हो रहा है और हमारी बाकी चीज़ें भी ख़राब होती जा रही हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। आज काफ़ी मेरे ख्याल से चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है और इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, स्टूडियोज़ में मौजूद है। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, आज हमने 3 चीज़ों पर बात करनी है, तो मेरे ख्याल से आप ही बता दें फिर सबसे पहले किस पर बात करें जिसके ऊपर अच्छी अच्छी बात हो सके, वरना हर चीज़ में कड़वी लगती है हमें। चलें, मीठी मीठी बातों में थोड़ा सा उसको कड़वा करके बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो आपने बात शुरू की है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट, ये लाहौर के वासियों के लिए और पंजाब के लोगों के लिए एक नई बात होगी। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पेश आई इस चीज़ की? देखें, इस वक्त अगर सिर्फ शहर लाहौर की सूरत हाल देखी जाए तो ये जो 3 महीने हम स्मोक के गुजारते हैं, उसमें जो 47% धुआं है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। अच्छा। वो ज़रूरी नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ये वैगन, बसेस या कोई और सवारियां या ये जो मोटरसाइकिल रिक्शाज हैं या ऑटो रिक्शा हैं, सिर्फ वही धुआं, उनका धुआं ही, बाकी भी होते हैं। हाँ। और देखें ना, जब आपने अभी मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है इस वक्त यहाँ पर। वो ऑब्वियसली अभी आपको ये फरमा रही थी कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो जब सिस्टम ही मौजूद नहीं होगा तो अल्टीमेटली लोग अपनी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, खा वो गाड़ी हो या बाइक हो। जिसने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है उसने कोई ना कोई ज़रिया तो इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ लाहौर की सड़कों पर जो प्राइवेट गाड़ियों की तादाद है उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और इस सिलसिले में एक ट्रैफिक काउंट सर्वे भी किया गया जिसके मुताबिक लाहौर की सड़कों पे रोज़ाना 12 लाख गाड़ियां सफ़र करती हुई नज़र आती हैं। तो उसी से हिसाब लगा लें कि हमारा जो सड़कों का जियोमेट्रिक डिज़ाइन है वही इतना ज़्यादा नहीं है कि इस कदर बल्क की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं उसको वो कंट्रोल कर सके। तो अल्टीमेटली गाड़ियाँ रुकती हैं, उनसे धुआं निकलता है, उसकी वजह से स्मोक बढ़ती है। वैसे भी
इस शहर को बचाने के लिए इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो लेना अब ज़रूरी हो चुकी हैं। इसी तनाजुर में इस पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी फ़िटनेस को चेक किया जाएगा। ठीक है। माजी में इस तरह का कोई फैसला नहीं था। माजी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि इंटरसिटी या इंट्रा-सिटी चल रही है उसके फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। एक लंबी बहस है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक भी होते हैं या नहीं होते। हाँ, वो एक लंबी करप्शन की कहानी है कि अगर आपने एक दिन में फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना है तो 5,000 रुपये में ले लें, अगर 2 दिन में लेना है तो 3,000 रुपये में। हत्ता के लोगों ने ऐसे भी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए हैं कि गाड़ियां डंप हो चुकी हैं तो उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट उनके हाथ में है। क्या बात तो है, ये एक लंबी बहस है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अगर इसके ऊपर कमेंट करूं तो मुझे तो गवर्नमेंट का ये फ़ैसला अच्छा लगा है कि गाड़ियों की फ़िटनेस चेक होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो बात इसमें भी फिर अगर पैसे चले तो फिर सर देखिए, अब ये तो सरकार का काम है ना कि वो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सके। हम तो आगाही दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बोटलनेक मौजूद है। क्योंकि इस तरह का फैसला करने से पहले जो ऑलरेडी एक था इनिशिएटिव लिया हुआ था पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, उसको क्रिस्टल क्लियर करते ना, ताकि पता होता कि ये ऑलरेडी एक हमने एग्जाम्पल सेट की हुई है, ये मॉडल हम लेकर आए हैं, अब इसी के तनाजुर में हम दूसरा मॉडल लेकर आ रहे हैं। मुनीबा आप बजा फरमा रही हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल जो पहले वाला मॉडल है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था, वो करप्शन से पाक होना चाहिए था। गवर्नमेंट इनिशिएट करती है लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती है तो फिर इसलिए बस इसी तरह ही सिस्टम चल रहा होता है। अभी ये जो अब आप देखें, सिर्फ उसका एक मेरिट देखें कि अगर ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ इनकी फ़िटनेस चेक करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। अच्छा। आप देखिए कि जो प्राइवेट गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि किसी जगह पे उनकी ब्रेक फेल हो जाती है या इंजन सीज कर जाता है या जो उनके एक्सल हैं वो टूट जाते हैं तो गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, कीमती जानों का नुकसान हो जाता है जिसका किसी भी तरह अजाला नहीं किया जा सकता। बाकी दुनिया की हर चीज़ का अजाला मौजूद है, इंसानी जान का तो कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं है। तो अगर प्राइवेट गाड़ियों को चेक किया जाएगा, अब वो हर साल या 2 साल बाद या 5 साल बाद जो भी कैटेगरी बनाई जाएगी, तो अगर उनकी फिटनेस चेक होगी तो अल्टीमेटली ये जो एक्सीडेंट रेशो है इसमें कमी आएगी। कहाँ पर होगी ये जो फिटनेस है, ये चेक कहाँ पर होगी? इसके लिए कोई सेंटर्स बनाए जाएंगे? किस तरह इस चीज़ को यूटिलाइज या फिर आगे एक्सेल किया जाएगा? फिटनेस कितने रुपए में होगी और कितने साल के लिए होगी, इसकी अभी कैटेगरी बनाई जा रही है, पैसों का तयन नहीं किया गया। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन टाउन में पहला जो फिटनेस ये फिटनेस सेंटर है गाड़ियों के लिए, प्राइवेट गाड़ियों के लिए, वो बनाने गवर्नमेंट जा रही है। उसकी कामयाबी के बाद इसके जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। गवर्नमेंट का इस हवाले से जो प्लान है वो ये है कि जो बड़ी वर्कशॉप्स हैं या जो बड़े सेंटर्स हैं किसी भी ये निजी कंपनी का, ऑटोमोबाइल कंपनी का, उसके साथ ये जो फिटनेस सेंटर्स हैं वो बना दिए जाएं ताकि कोई भी गाड़ी अपनी फ़िटनेस चेक करवाने के लिए अगर आती है और उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है तो वो साथ ही वर्कशॉप्स भी मौजूद हों, वहाँ से उसको ठीक करवाया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट की इसमें एक पॉलिसी ये है कि किसी भी वर्कशॉप के अंदर ये फिटनेस सेंटर नहीं बनाया जाएगा। अच्छा। वर्कशॉप के अंदर नहीं, उसके साथ बनाया जाएगा। उसके साथ या कोई कुछ अगर अंदर बनाएंगे तो आप देखें कि ये फिर जो स्टेक हैं वो आपस में कंट्राडिक्ट करेंगे कि वो वर्कशॉप वाला खुद ही आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई ये आपका काम तो करवा दिया। इसमें कुछ कैटेगरी इस तरह बनाई है कि जो गाड़ी 5 साल तक पुरानी है, लाइक ये 2024 है, जो 2019 मॉडल की गाड़ी होगी उसका एक दफ़ा फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना होगा। ठीक है। 2019 से जो पुरानी गाड़ी होगी, मतलब जिसको 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका होगा, वो हर 3 साल बाद फिटनेस अपनी गाड़ी का चेक करवाएगी। और उससे जो पुरानी गाड़ी होगी वो 2 साल और 1 साल बाद चेक करवाएगी। फिर उसके बाद जो वर्किंग पेपर बनाया गया अगर अल्लाह करे अमल हो जाए, वो इस तरह है कि अगर किसी गाड़ी की फिटनेस ठीक नहीं होती तो उसको मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ठीक है। महकमा एक्साइज को रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए ताकि वो गाड़ी सड़क के ऊपर नज़र ना आए। तो अभी तक ये वर्किंग पेपर बनाया गया है,
पंजाब काबीना का इजलास होगा, उसमें महकमा ट्रांसपोर्ट इसको प्रेजेंट करेगा। अच्छी बात है। पंजाब काबीना की सवाबदीदी इख्तियार होंगे, वो उसको मंजूर करते हैं या नहीं तो करते। मतलब ये एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसके ऊपर काम जारी है, तो देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट किस तरह होता है और कितना सक्सेसफुली इसको आगे लेकर चला जाता है। तो अब ई बाइक्स की तरफ आ जाते हैं, जो नई स्कीम आ रही है, वज़ीर आला पंजाब ने इसका ऐलान किया है। क्यों किया है, देन किस किस को ये ई बाइक्स मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, मुफ्त में मिलेंगी या पैसे देने पड़ेंगे? ये मुनीबा पंजाब हुकूमत जो नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत है, उनकी हुकूमत के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक ये प्रोजेक्ट है। अच्छा। इसमें जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा और तालबात हैं उनके लिए ई बाइक्स और पेट्रोल बाइक्स दोनों देने का जो प्लान है वो बनाया गया है। इनिशियली प्लान ये था कि 2000 जो बाइक्स हैं वो दी जाएंगी तलबा और तालिबात को। इस सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने जो क्यूरीज हैं वो भी लोगों से ली और तलबा और तालिबात ने बहुत बड़ी तादाद में इसमें अप्लाई किया और उसके बाद इसकी तादाद बढ़ा के 27,000 कर दी गई। अच्छा, ठीक है। अब इसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि जितनी भी खवातीन ने बाइक के लिए अप्लाई किया था उन तमाम को अहल करार देते हुए उनको जो बाइक्स हैं उनको कामयाब करार देने के बाद बाइक्स की डिलीवरी का अमल शुरू कर दिया गया। इसमें कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया गया है कि बैंक ऑफ पंजाब में जो ये अहल और कामयाब तलबा व तालबात हैं ये जो फंड्स हैं अपना जो डिपॉज़िट है वो जमा करवाएंगे। ये इंटरेस्ट फ्री होगी, इसमें किसी भी तरह का इन तलबा व तालबात को सूद अदा नहीं करना पड़ेगा, वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। और इसकी इकसात होंगी 2 से 3 साल तक में, ये जो इकसात हैं वो जमा करवानी होंगी। जो ये बाइक है ये इंश्योर्ड भी होगी, सरकार उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा के देगी, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी है। अब इसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ भी आई। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। दूसरा कि जो रूट्स हमारे बंद हैं, जो बसें हमारी नाकारा हो चुकी हैं, जिनको अब ज़रूरत है हमें कि इनको चेंज किया जाए। फिर हमने सुना था इलेक्ट्रिक बसेस भी आनी है, वो भी नहीं आई हैं, तो हमारे रूट्स तो बंद हैं, हमारे पास सफरी सहूलियात तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं। दूसरी तरफ ये स्कीम्स शुरू की जा रही हैं, ये चीज़ें की जा रही हैं, तो क्या फ़ायदा फिर हमें। एक मुनीबा जो आपने सवाल किया कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पहुँचा है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं पहुँचा, वो वहीं का वहीं घर पे ही मौजूद है। वो वहीं का वहीं खड़ा है। गवर्नमेंट रोज़ नई नई पॉलिसीज़ उसके ऊपर ले आती है, नए ऐलानात कर देती है कि हम इलेक्ट्रिक बसें लेके आ रहे हैं, हम नए रूट्स ऑपरेशनल कर रहे हैं, नया मास ट्रांजिट सिस्टम बिछाया जा रहा है। तो अभी तक अमली तौर पे उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं किया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस की बात कर लेते हैं कि आपने जो फरमाया कि लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का एक प्लान था, उसमें जो कंपनीज़ हैं उनको प्री क्वालिफाई कर लिया गया है। चाइनीज़ कंपनी है, उसने बिड विन कर लिया। दिसंबर में होप सो लाहौर की सड़कों पे आपको इलेक्ट्रिक बसेस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई हुकूमत स्टेबल रही और इसी तरह के ही हालात रहे और ये सिस्टम चलता रहा तो दिसंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले ही बिजली का इतना बहरान है, फिर क्या होगा। सोलर पे चला लेंगे बस। अच्छा, सोलर पे चला लेंगे, उसके पर भी वो जो है ना एक्स्ट्रा टैक्स हमें देना पड़ेगा। हाँ, ये भी इनको सोचना पड़ेगा। वही ना, रेगुलेट करना है ना इन चीज़ों को, फिर उन्होंने पॉलिसी तो बना लेंगे। इसी तरह जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वो इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम मेट्रो बस को कालाशाह काकू तक चलाएंगे, लाहौर में पर्पल लाइन चलाएंगे, ब्लू लाइन चलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस माली साल 2024-25 में इस मकसद के लिए फंड्स भी नहीं रखे गए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि आज तक जो लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है ये उसको ही आपस में मुंसलिक नहीं कर सके, तो जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन से निकलता है उसको भी रिक्शा लेना पड़ता है। और ये वो सारी ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें इन्हीं के पिछले दौरे हुकूमत की थी ना। ऑरेंज लाइन भी इन्होंने बनाई, फिर मेट्रो भी इन्होंने बनाई, ये सारी लाइंस जो थी ये इन्होंने बनाई थी और अभी वही खसारे में जा रही हैं, तो क्या फ़ायदा फिर। खैर, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, हमने बात करने की कोशिश की और हल निकालने की भी कोशिश की। हमें तो समझ आ जाता है हल, लेकिन आई डोंट नो कि जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में उनको क्यों नहीं समझ आता है। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जिस्म के किसी हिस्से में ज़ख़म या फिर चोट लग जाए ना तो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, और अगर खुदा ना खास्ता कोई जिस्म की हड्डी टूट जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गाड़ी या फिर ख़ास तौर पर बाइक चला रहे हों तो ख्याल करें, सीढ़ियाँ चढ़ते या फिर उतरते वक्त एहतियात करें। किसी हादसे की सूरत में कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर आपकी हड्डी टूट जाए तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होनी चाहिए। कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं हमारे जिस्म में जिनका टूटना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है, लेकिन उसका गलत जुड़ जाना ज़िंदगी के बाकी हिस्से के लिए भी अजियत का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कलाई की हड्डी टूट जाए या फिर आपके टखने से आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या खुदा न खास्ता आपके कुल्हे की हड्डी टूट जाए तो हमारे इर्द गिर्द लोगों को पता ही नहीं होता कि इस पर हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरह इसको जोड़ना है। और अगर ये गलत जुड़ जाए तो आपकी सारी ज़िंदगी समझे कि माजूरी के तौर पर गुजरती है। तो आज के इस सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे कि हादसे की सूरत में हड्डी टूट जाए तो फौरी क्या करना चाहिए, किस तरह की एहतियात करनी चाहिए और कौन सी ऐसी जिस्म की हड्डियाँ हैं जिनका जुड़ना नामुमकिन है या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अकमल ज़ेब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि वैसे ही मैं जैसे बात करी थी कि हमारे कोई ज़ख़म लग जाए या ऐसा कुछ कट लग जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जिस्म में हड्डी कोई टूट जाए तो वो तो फिर आप समझ लें कि बहुत ही मुश्किल एक मरहला होता है इंसान के ऊपर। लेकिन जिस्म में ऐसी कौन सी हड्डियाँ हैं जिनका जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है? इसी से स्टार्ट करते हैं। देखें, हड्डियों के ऊपर जितनी अवेयरनेस दी जाए लोगों को उतना वो कम है। हाँ, असल में जिस तरह बॉडी के दूसरे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हड्डियां भी हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है। बिल्कुल ट्रू। इनको भी उतनी ही एहतियात की ज़रूरत है जितनी किसी दूसरे वाइटल ऑर्गन को एहतियात की ज़रूरत है। तो जो हमारी जिस्म की बोन्स होती हैं, डेफिनेटली ये बाय नेचर इन्होंने जुड़ना होता है। मोस्टली बोन्स जुड़ जाती हैं, लेकिन इनके जुड़ने की कुछ शराइत हैं जो नेचर ने रखी हैं। अच्छा। कि आपको हड्डी को डेफिनेट पीरियड के लिए कम से कम 3 महीने के लिए या 12 हफ्ते के लिए एक पोजीशन में स्टैटिक फिक्स करना होता है। जब आप स्टैटिक फिक्स कर देते हैं, नेचर अपना रास्ता खुद लेती है और हड्डी जुड़ जाती है। अच्छा। लेकिन अगर हम वो प्रॉपर माहौल, वो प्रॉपर बोन को एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना कर सकें तो वो यूनियन फेलियर या नॉन यूनियन हो जाता है, जो एक मिजरी है, एक डिज़ास्टर है, जो मुस्तकबिल में भी बोन के दोबारा से जुड़ने के चांसेस को और ज़्यादा कम कर देता है। लेकिन इसमें कौन कौन सी ऐसी फ्रैक्चर्स आ जाते हैं या ऐसा हड्डी का टूटना आ जाता है? कौन सी हड्डी ख़ास तौर पर स्पेसिफिक हमारे जिस्म की आ जाती है जिसका जुड़ना भी मुश्किल है और दूसरा कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है उसके लिए? देखें, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो चूकने की हड्डी का टूटना होता है या कूल्हे की हड्डी का टूटना। किताबों में लिखा जाता है कि ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो कूल्हे की हड्डी का टूटना है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। कमज़ोरी का हड्डियों की कमज़ोरी का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जिस हड्डी पे आता है वो हमारी चूकने की या कूल्हे की हड्डी है। अच्छा। तो ओल्ड एज में बाज़ औक़ात हल्के फुल्के स्टेप की वजह से, हल्के फुल्के झटके की वजह से हमारी हड्डी टूट जाती है और वो हड्डी उसका दोबारा से जुड़ना, चूँकि वो ऑस्टियोपोरोसिस से कमज़ोर हो चुकी होती है, तो सर्जरी के बगैर उसका जुड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। एक कलाई की हड्डी भी एक वो है कि अगर ये सही तरीके से नहीं जुड़ेगी तो इसके कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ते जाएंगे। तो इसका एहतियात क्या हो सकती है और किस तरह करनी चाहिए? देखें, हड्डी कोई भी है, जब फ्रैक्चर होता है उसको प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है। बेसिक एहतियात हड्डियों के फ्रैक्चर में जो लोगों को पता होना चाहिए, जो हमने करनी है, हाँ। वो ये है कि हड्डी जब भी टूटे तो हमें उसके बारे में कोई भी एडवाइस है वो एक थॉरो प्रोफेशनल से लेनी चाहिए। अच्छा। कि इसका अब हमने क्या करना है। अच्छा। ना कि हमें उसको किसी पुराने हादसे से रिलेट करके किसी हड्डी बांधने वाले इंसान या जिरा के पास जाना चाहिए। तो जब कलाई की हड्डी ऐसी हड्डी होती है जिससे आपने सारी ज़िंदगी खाना है, कमाना है, पकाना है,
सारा कुछ आपने अपने हाथों से करना है। तो अगर आपके हाथों की हड्डियां डिस्टर्ब हो जाएंगी तो आप अपने ज़िंदगी के हर शोबे में पीछे रहना शुरू हो जाएंगे। तो आमतौर पे हम हड्डियों के बारे में कहते हैं कि जब घर में बोन का कोई एक मरीज़ होता है जिसकी हड्डी या जुड़ नहीं रही होती या नहीं जुड़ी होती या ख़राब हो चुकी होती है, तो वो पूरे घर के लिए डिज़ास्टर साबित होता है। समटाइम्स ऐसे मरीज़ होते हैं जो अपने घर के ओनली ब्रेड अर्नर्स होते हैं और उनकी हड्डी नॉन यूनियन में जाती है और वो पूरी फैमिली के लिए एक डिज़ास्टर बन जाते हैं। ठीक है। लकीली जो कलाई की हड्डी है या बाजू की हड्डी है, ये जुड़ने में थोड़ी तेज़ होती है, थोड़ी फास्ट जुड़ती है, थोड़ी जल्दी जुड़ती है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है हाथों में। तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो अज्जा हड्डियाँ जोड़ने वाले हैं वो ज़्यादा आते हैं इस एरिया में, तो इन हड्डियों के जुड़ने के चांसेस ज़रा ज़्यादा और जल्दी होते हैं। जो अल्टीमेट चीज़ हमें चाहिए वो हमने बोन को यूनियन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। सही। अगर हम बोन को यूनियन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये जल्दी जुड़ जाती हैं। अब आगे दो सवाल आते हैं कि कौन से ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिनको हमने कंजर्वेटिवली या प्लस्तर के थ्रू जोड़ना है और कौन से ऐसे फ्रैक्चर हैं जिनको हमने ऑपरेशन के जरिए जोड़ना। ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्चर जो अराउंड जो जोड़ के करीब होते हैं या जो जोड़ को किसी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये जो चीजें, इसके नजदीक अगर कोई फ्रैक्चर होगा तो वो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का फैसला करना होता है। अच्छा, ठीक है। और अगर इन जोड़ों के दरमियान कोई फ्रैक्चर हो और ऐसा फ्रैक्चर हो कि हड्डियां एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रही हो, अच्छा, हड्डियां एक दूसरे से को क्रॉस ना कर रही हो टूटने के बाद, तो डेफिनेटली हम उसको कंजर्वेटिव या प्लस्तर लगा के जोड़ सकते हैं। तो जब भी आप कोई फ्रैक्चर का मरीज़ देखें, आपके पास आसपास कोई फ्रैक्चर का मरीज़ हो, फौरी तौर पे आपने क्या करना है, फौरी तौर पे हम ये कर सकते हैं, कोई भी सख्त चीज़, कोई भी प्लास्टिक का या बोर्ड लकड़ी का पीस हम उसके नीचे रख के उसको पट्टी के साथ एटलीस्ट फिक्स कर दें, ताकि हड्डी जो टूटी हुई है वो मूव करके करीबी जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज ना करें। मतलब अगर अभी फौरी तौर पर आप अगर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सक रहे हैं तो उस टाइम फौरी तौर पर आपने ये एहतियात करनी है। उस टाइम असल में हमारी जितनी भी बोन्स हैं इनके करीब नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, जो खून की सप्लाई का निज़ाम है वो मौजूद होता है। तो जब हड्डी टूटती है उसके शार्प एज बनते हैं। हाँ, ट्रू। वो शार्प एज जो होते हैं वो अगर अपनी जगह से हिलें तो वो खुदा ना खास्ता खून की नाली को डैमेज कर सकते हैं। अगर खून की नाली डैमेज होती है तो आपका पूरा लिम्ब ज़ाया हो सकता है। तो उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए आपने जो मरीज़ की हेल्प करनी है, अगर कोई रोड साइड पे भी आप कोई ऐसा मरीज़ देखें, कोई भी सख्त चीज़, कोई भी हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बाजू के नीचे रख के उस पर बेशक रस्सी से बांध दें, कपड़ों से बांध दें, पट्टी से बांध दें, जो चीज़ अवेलेबल हो उससे बांध दें, ताकि शार्प एजेस को आप कंट्रोल कर सकें कि बाकी डैमेज होने से जो है वो बच सके। तो ये एहतियात है कि अगर कोई भी हड्डी आपकी टूटे तो आपने फौरी तौर पर जो एहतियात बरतनी है, डॉक्टर के पास जाने से पहले ये आपकी बिल्कुल होनी चाहिए, एहतियात आपने बरतनी है। अच्छा, लेकिन यूजुअली किस तरह के लोग फ्रैक्चर के साथ आपके पास आते हैं? देखें, आजकल तो हमारी जिस तरह की ट्रैफिक है, जिस तरह के हमारे बाइक रिच हमारी सड़कें हैं, तो हमारे पास हर एज, हर उम्र, हर तरह के लोग एक्सीडेंट्स के साथ आते हैं और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बाइक्स के हैं। अच्छा। तो जो बाइक का एक्सीडेंट होता है आमतौर पे वो लो एनर्जी ट्रॉमा होता है, उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, तो उसमें बाजू और टांगों के फ्रैक्चर बहुत आम और बहुत कॉमन है। तो जो फ्रैक्चर ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा डिज़ास्टर करते हैं वो लोअर लिम्ब के या टांगों के फ्रैक्चर हैं, जिनको हमें इमरजेंसी तौर पे फौरी डील करना पड़ता है, क्योंकि जो टांगों का फ्रैक्चर है या अगर किसी की टांग ख़राब होती है तो वो भी सारी ज़िंदगी के लिए ऑब्वियसली हैंडीकैप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर एक दफ़ा आपका फ्रैक्चर हो गया है, बोन फ्रैक्चर हो गया है और उसके बाद आपने उसका ऑपरेशन भी करा लिया है, आप ठीक भी हो गए, बट उसके बाद भी कोई एहतियात है जो उस पेशेंट ने बरतनी है? जब हम किसी भी हड्डी को फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस बात का होता है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन जरासीम किसी भी ज़ख़म में, किसी भी कट में उनका जाने का जो रास्ता है वो स्किन होती है। तो जब हम स्किन को कट लगाते हैं तो जरासीम की एंट्री बड़ी आसान हो जाती है। तो जब कोई जरासीम अगर खुदा ना खास्ता किसी इन्फेक्शन वाली जगह पे एंटर हो जाए
तो बोन इन्फेक्शन इज़ जस्ट लाइक अ ट्यूमर। बोन इन्फेक्शन को ठीक करना, उसको हील कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिस मरीज़ का आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको आपने इन्फेक्शन से बचाना है। अगर हमारा मरीज़ इन्फेक्शन से बच जाता है तो फिर बाकी सब कुछ खैरियत ही खैरियत होती है। इन्फेक्शन नहीं होता तो बोन भी जुड़ जाती है। अच्छा। पेशेंट ठीक भी हो जाता है, दोबारा चलने भी लग जाता है। और बहुत से लोगों को तो दोबारा बाद में कंप्लेन भी नहीं होती, जो इम्प्लांट हमने अंदर डाला होता है या जो मेटल हमने अंदर डाल के हड्डी को जोड़ा होता है, बहुत से लोगों को तो सारी ज़िंदगी कभी याद भी नहीं आता कि हमारे अंदर कोई मेटल लगी लेकिन है। बहुत से लोग शिकायत भी तो करते हैं ना कि हर साल खासतौर पर सर्दियों में पेन निकलना शुरू हो जाती है, वो जो जहाँ पर हड्डी जुड़ी हुई होती है, या इस तरह कोई हैवी वेट नहीं आपने उठाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी हड्डी जो है वो दोबारा से डिसलोकेट ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए वो चीज़, तो वो किस वजह से होती है? देखें, अगर तो हड्डी जुड़ चुकी है ना और यूनियन 100% हो गई है, ठीक है, फिर हम कभी भी मरीज़ को ये नहीं कहते कि आपने ज़ोर नहीं लगाना या आपने इस हाथ को इस्तेमाल नहीं करना। अगर एक दफ़ा यूनियन हो गई है ना तो फिर मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गया। तो पता फिर वो कैसे हड्डी चलेगा कि यूनियन हो गई है? ये आपको एक्सरेज पे नज़र आता है। अच्छा। आपको मरीज़ की हिस्ट्री लेके ये ठीक डॉक्टर है। ने बताना है कि आपकी हड्डी मुकम्मल जुड़ चुकी है। ठीक है। उसके बाद अगर वो इम्प्लांट या मेटालिक पीस जो अंदर है वो मरीज़ को तंग कर रहा हो तो उसकी टाइम लिमिट होती है कि आम तौर पे हम उसको 1 साल बाद रिमूव कर देते हैं। 1 साल वो पीरियड है जिसमें हम वो मेटालिक पीस बोन के साथ रखते हैं। 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम यूनियन अचीव हो जाती है। हड्डी ने जितना जुड़ना है वो जुड़ जाती है 1 साल के अंदर। फिर हम वो मेटालिक पीस जो हमने अंदर डाला होता है उसको निकाल लेते हैं। और वो कंपलसरी है कि उस मेटालिक पीस को निकालना है? हम इसको बेसिकली तो ये कंपलसरी है, उसको निकालना चाहिए, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा आसान बनाया हुआ है कि अगर मरीज़ की कंप्लेन नहीं है, वो मरीज़ को तंग नहीं करता तो हम उसको नहीं निकालते। अच्छा। और मोस्टली मरीज़ों को वो इम्प्लांट तंग नहीं करता। ओके। वो बायोकम्पैटिबल होता है, वो हमारी नेचुरल बोन्स के साथ कंपैटिबल हो जाता है, तो हम उसको नहीं निकालते। लेकिन कुछ लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन करता है, पेन करता है, तंग करता है या इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर हम निकालना हमारी मजबूरी बन जाती है, उसको निकालना चाहिए। और फिर उसके रिमूव करने का भी वही प्रोसीजर होता है कि पूरा आपको ऑपरेशन करना पड़ता है? डेफिनेटली वो जो रिमूवल ऑफ इम्प्लांट है वो इम्प्लांट डालने से ज़्यादा बड़ा और सीरियस ऑपरेशन होता है कि खुदा ना खासा कई दफ़ा वो इम्प्लांट निकालते हुए पेच टूट जाते हैं, प्लेट टूट जाती है, मेटल्स टूट जाती हैं, तो वो एक अलग से कहानी है। लेकिन हमें आइडियली हमें 1 साल बाद वो जितनी भी मेटल हमने डाली है उसको रिमूव करना चाहिए। अगर वो आपको जो है वो नुकसान दे रही है, नुकसान नहीं भी देती, तब भी मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं, अगर आइडियली बात करें तो उसको रिमूव करना ही चाहिए 1 साल बाद। अच्छा, वो अगर हम रिमूव नहीं करते और मुस्तकबिल में आपके मरीज को किसी एमआरआई की जरूरत पड़ जाती है, वो नहीं हो सकता, तो उसका एमआरआई नहीं हो सकेगा। तब तक 5 या 6 साल गुजर चुके होंगे, वो मेटल रस्ट लग चुका होगा, उसको निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है फिर। तो वो फिर मरीज के लिए मसाइल और परेशानियां लेके आता है। इसलिए बीइंग डॉक्टर हमें मरीज को गाइड करना चाहिए कि आप उसको 1 साल बाद इम्प्लांट को निकाल लें, वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। तो आज हमने बात की है कि बोन फ्रैक्चर क्या होता है और किस तरह इसकी एहतियात बरतनी चाहिए अगर आपको बोन फ्रैक्चर हो जाता है, और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। डॉक्टर अकमल ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।